देखो, तो एक हैवी रोप है जिसका मास 10 kg और लेंथ 5 मीटर, ठीक है, दैट इज फ्रीली सस्पेंडेड थ्रू दिस सीलिंग, ठीक, समझना, अब इसकी लेंथ 5 मीटर है, तो ऊपर से टॉपमोस्ट पॉइंट से x मीटर नीचे एक पॉइंट है जिसको मैं P कह रहा हूं, ठीक है ना, तो रूफ से x मीटर नीचे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर कितना टेंशन होगा ये बताना है, फाइंड आउट टेंशन एट पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P पर टेंशन क्या होगा बताना है, पॉइंट P पर हमें टेंशन निकालना है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसमें टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट या डिफरेंट रहेगा। देखो, जब मासलेस थ्रेड होती है तो उसमें टेंशन थ्रू आउट सेम रहता है। यहां पर इसका मास है, ये हैवी है, आप इसको कुछ ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से एक पर्सन लटका हुआ है, ठीक है, रूफ से, उसके पैरों को दूसरे ने पकड़ लिया, वो भी बैलेंस में, फिर उसके नीचे कोई तीसरे ने, फिर चौथे ने, ऐसे ये लटके हुए हवा में, ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हो रही होगी, सबसे ज्यादा किसको वेट बियर करना होगा, तो जो सबसे ऊपर वाला पर्सन, इसको सभी का वेट बियर करना है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा टेंशन यहां पर है, सबसे ज्यादा फोर्स यहां लग रहा होगा, फिर इसको इसके नीचे वाले पर्सन का वेट बियर करना होगा, यहां पर उसके नीचे वाले पर्सन का वेट बियर करना होगा। दैट मीन्स जो सबके हाथों में जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा, सबसे कम टेंशन नीचे होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा। बिल्कुल वही चीज इस रोप में भी है, रोप में आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ठीक है, उसको उतने ज्यादा हिस्से का वेट जो है वो बियर करके रखना है। अब समझना, पॉइंट P पर टेंशन निकालना है तो आप क्या करो, इस रोप को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अब नीचे वाले पार्ट पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये बताना। तो नीचे वाले पार्ट जो है, एक तो इसका वेट लगेगा, वेट कितना होगा ये कैसे पता करें, लेंथ कितनी होगी, तो लेंथ 5 मीटर है, इसकी लेंथ x है, तो 5 माइनस x मीटर होगी लेंथ। अब समझना, 5 मीटर लेंथ का वेट है 10 kg, राइट, तो 5 माइनस x मीटर लेंथ का वेट कितना होगा, 5 मीटर लेंथ का मास 10 kg है, तो 5 माइनस x मीटर लेंथ की रस्सी का मास कितना होगा, दैट शुड बी, कैसे निकालेंगे बोलो, 5 मीटर का मास 10 kg, तो 1 मीटर का मास कितना होगा, 10/5 दैट इज 2 kg, तो 2 मीटर का कितना होगा 2 kg 4 kg, 3 मीटर का 6 kg, तो 5 माइनस x मीटर लेंथ की थ्रेड का मास कितना होगा, तो 2 इंटू 5 माइनस x kg, दैट मीन्स 10 माइनस 2x kg। तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसका मास है 10 माइनस 2x kg, तो वेट कितना होगा, वेट होता है mg, इसका वेट हो गया 10 माइनस 2x g, ठीक है, ये इसका वेट हुआ। डेफिनेटली वेट इसको नीचे खींच रहा है, तो कोई ना कोई तो इसको ऊपर खींचना चाहिए इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, तो ऊपर वाला जो रस्सी का हिस्सा है वो इसको ऊपर खींच के रखेगा, उसको हम समझ भी सकते हैं, बिकॉज ऑफ वेट पूरे थ्रेड में टेंशन होगा, एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये दो एटम बता रहा हूं, एक ऊपर वाली रस्सी में एक नीचे वाली रस्सी में, ठीक है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो ऊपर वाला जो रोप है इसको
नीचे वाले को अपनी तरफ खींचेगा विथ टेंशन T, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है तो T इसके इक्वल होगा वेट के। T की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 2x g, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि टेंशन जो है वो x पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब आपको यहां टेंशन निकालना है सबसे ऊपर, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो वहां टेंशन कितना होगा, तो देख लो 0 रख के 10g, इसका मतलब पूरी रस्सी का वेट यहां पर टिका हुआ है इस पॉइंट। x की वैल्यू 2 मीटर ले लें तो रखो, ये हो जाएगा 6g। 2 मीटर का मतलब यहां कहीं होगा, तो उस पॉइंट पर टेंशन कौन डिसाइड करेगा, उसके नीचे वाले जो रस्सी है उसका वेट। तो उसके नीचे 3 मीटर की रस्सी है, 3 मीटर का मतलब है 6 kg, वेट हो जाएगा 6g। और सबसे नीचे आ जाए अगर हम x इक्वल टू 5 मीटर पर, तो वहां टेंशन क्या होगा 0, क्योंकि यहां पर इसको किसी को नहीं संभालना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर टेंशन 0 मतलब मिनिमम, और यहां पर टेंशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो रोप का मास है इसलिए इसमें टेंशन वेरी कर रहा है। अब इमेजिन करो अगर मास नहीं होता तो आप कहीं भी पॉइंट लो, उसको किसी को सपोर्ट ही नहीं करना होता इस पर्टिकुलर केस में, तो टेंशन हर जगह 0 होता। या अगर किसी को सपोर्ट भी करना होता नीचे, तो हर पॉइंट के नीचे उतना ही मास होता, ठीक है। तो टेंशन जो है मासलेस थ्रेड में कांस्टेंट होगा, और अगर मास है, थ्रेड का मास है, तो उस केस में टेंशन वेरी करेगा, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, एक ब्लॉक है जिसको हवा में लटकाया हुआ है, ठीक है, और उसको 2 थ्रेड बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रखे हैं, एक ये थ्रेड और दूसरा ये थ्रेड, ठीक है। तो दोनों थ्रेड इसको हवा में बैलेंस किए हुए हैं, राइट। तो दोनों थ्रेड में टेंशन कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। ये जो थ्रेड है ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, हमें दिया है। दोनों थ्रेड में टेंशन निकालना है क्या होगा, ठीक। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg, 10g मतलब 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन इसका वेट नीचे लग रहा है। देन दोनों थ्रेड्स को खींचेंगे, टेंशन होगा तो राइट वाला थ्रेड किधर खींचेगा, अपनी तरफ, टेंशन T1, और ये थ्रेड इसको अपनी तरफ खींचेगा विथ फोर्स T1, ठीक है। कितने एंगल पर लगेगा ये फोर्स, 30 डिग्री के एंगल। इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, लेकिन आप समझ सकते हो पिछली प्रॉब्लम्स में तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे तो हमने सीधे उनको इक्वल कर दिया, बट यहां तो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्सेस है, आप कैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनाएं।
तो ऐसी सिचुएशन में अब हमें फोर्स के कंपोनेंट्स लेना होंगे। ध्यान से समझना इस बात, ठीक है। तो कंपोनेंट्स लेने के लिए दो डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आपको दो डायरेक्शन माननी होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन आपको ऐसी लेनी है सो दैट आपको मिनिमम कंपोनेंट्स लेने की जरूरत पड़े, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एक्सिस इधर बना लूं, एक ही एक्सिस हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको मैं एक्स कह रहा हूं, और एक एक्सिस जो है हमने वर्टिकल बना ली, ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस। तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस बनाए तो क्या होगा बोलो? T2 फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही है, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत। वेट नीचे की तरफ है माइनस वाई डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। T1 इस तरफ है तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे एक्स और वाई, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर मैं कहीं और ले लेता एक्स वाई एक्सिस, मान लो एक एक्सिस इधर ले लेता इस तरफ ऐसी, और एक उसका परपेंडिकुलर, तो T1 फोर्स तो इसी एक्सिस में लगता, कंपोनेंट नहीं लेने पड़ते। बट T2 ऐसा लगता तो इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत है, और वेट इधर लगता तो इसके भी कंपोनेंट लेने पड़ते। तो जहां भी इक्विलिब्रियम बन रहा है वहां पर आप इस तरह से एक्सिस बनाओ सो दैट आपको कम से कम फोर्सेस के कंपोनेंट लेना पड़े, राइट। तो अब कंपोनेंट किसके लेना पड़ेंगे? T1 के। अब आपको कंपोनेंट लेना आता है, तरीका क्या है? फोर्स का जो वेक्टर है वो बना दिया, और अब इस वेक्टर की टेल से दो लाइन खींच दो, जो लाइन में आपको कंपोनेंट लेना है। तो एक तो ये है एक्स और एक वाई, ठीक है। ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक इस तरफ होगा, और याद रखना कंपोनेंट्स के बीच में वेक्टर आता है। मैं आपको थोड़े एग्जांपल दे दूं, जैसे ये वेक्टर है और ये लाइन है एक्सिस, तो कैसे होंगे कंपोनेंट्स? ये होंगे कंपोनेंट्स, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट के बीच में है ये वेक्टर, वेक्टर इधर है और ये लाइन, क्या होगा कंपोनेंट? एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ। आप देख सकते हो कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में है वेक्टर। अब वेक्टर इधर है और ये लाइन है एक्स और वाई, तो उस केस में इसके कंपोनेंट कैसे होंगे? ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए, एक ऊपर होना चाहिए और एक इस तरफ। तरीका क्या होता है? जो उसका हेड है वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये इसका एक कंपोनेंट होगा, और दूसरा इस तरफ इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ठीक है। दो कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट कैसे लिए जाते हैं? अगर वेक्टर ए है तो उसके कंपोनेंट होंगे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो कॉस वाला कंपोनेंट किधर होता है? जिस तरफ एंगल बना है, तो इसके साथ 30 डिग्री एंगल, मतलब इस तरफ कंपोनेंट होगा T1 cos 30 डिग्री, और दूसरा वाला कंपोनेंट होता है साइन का, तो T1 sin 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री एंगल इससे बना होता तो इस तरफ cos 30 होता, उस तरफ sin 30 होता, ठीक है। अब आप समझ गए। अब कंपोनेंट लेने के बाद आप देख सकते हो जितने भी फोर्सेस हैं सभी फोर्स या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन। देख लो आप, T2, T1 sin 30, वेट T1 cos 30, सारे फोर्सेस एक्स या वाई डायरेक्शन में है। तो अब आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन बना सकते हो। अब अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए और वाई कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए, और अगर z होता तो z कंपोनेंट भी जीरो कर दो, ठीक है। तो x कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, मतलब क्या हुआ बोलो? T2 इधर लग रहा है और इस तरफ लग रहा है T1 sin 30, दोनों इक्वल होना चाहिए। T2 इज इक्वल टू T1 sin 30, sin 30 मतलब हाफ T1 by 2, T1 इज इक्वल टू 2T2, ये एक इक्वेशन आ गई। मतलब इसमें जो टेंशन होगा
वो इसके टेंशन से डबल होगा, ठीक। देन वाई डायरेक्शन में भी फोर्स 0 होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों बैलेंस है। ऊपर लग रहा है T1 cos 30 वेट के बराबर होगा, दैट इज 100 न्यूटन। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो T1 हो गया 200/√3 न्यूटन। T2 क्या हो जाएगा, 100/√3 न्यूटन। तो T1 और T2 दोनों की वैल्यू आपने निकाल ली। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि अगर फोर्सेस एक डायरेक्शन में नहीं है तो आपको कंपोनेंट लेना होगा। कंपोनेंट लेने के बाद में